अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर वाफियत से मैं वापस आ चुका हूं और इस हफ्ते जो पार्ट 2 है इंशाल्लाह वो भी आपको देखने को मिलेगा। और वन बाई वन जितने भी मैंने इन्वेस्टिगेशंस की, जितने भी प्रोग्राम रिकॉर्ड किए, जिनमें हमने बड़े बड़े साइन रिकॉर्ड किए, इंशाल्लाह वो भी अब आपको देखने को मिलेंगे। आज एक जो सच्ची कहानी है वो आपको सुनाने से पहले एक और वाकया है जो मैंने आज ही पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा उसको भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी हस्ती, पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ख्र, बहुत बड़ा नाम जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी ज़ात से ये जुड़ा एक सच्चा वाकया है जो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के एक प्रोग्राम में ख़ुद से सुनाया था। तो आज मेरी नज़रों से गुज़रा उनका वो वाकया। तो मैंने कहा, क्योंकि आप हॉरर स्टोरी सुनते हैं, जिन्नात की कहानियाँ सुनते हैं, गायकी मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम उस्ताद अमानत अली ख़ान, सब लोग उनके नाम से वाकिफ़ हैं। ऐसे नाम कभी भी ख़त्म नहीं होते, जब तक ये दुनिया है ऐसे नाम, उनके गाए हुए गीत दुनिया हमेशा याद रखेगी। बहुत से लोग इस दुनिया में आए चले गए, लेकिन उनका किया हुआ किरदार, उनका काम, या वो एक ऐसा काम जो कर गए जो हमेशा याद रखा जाएगा, उसमें बहुत सारी हस्तियां हैं। ईदी साहब गुजरे, मैं नाम लेने बैठूंगा शायद किसी का नाम मिस भी कर जाऊं। उनकी जिंदगियों में भी जिन्नात के कोई ना कोई वाकयात जुड़े थे और उन्हें सुनाए भी। तो जब उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब जो एक सुर के बादशाह थे, उनके साथ भी जिन्नात ने क्या वाकया किया, तो कोशिश करूंगा। उन्होंने तो, वो तो बड़ी हस्ती थी, अपने अंदाज में सुनाया, तो मैं उसको इस अंदाज में कोशिश करूंगा सुनाऊं कि महसूस हो जिस तरह आप स्टोरी में सुनते हैं और उस जगह पे अपने आप को पाते हैं। अच्छा, उनकी ज़िंदगी की सबसे एक अहम बात, उनकी आखिरी गाया हुआ गीत, इन शाजी उठो अब कूच करो, इस शहर से जी को लगाना क्या। ये जब उन्होंने गाया, ये वाला जब गाना गाया उन्होंने, इस शहर से जी को लगाना क्या, उसके बाद ही वो इस दुनिया से चले गए थे। और वो कहते हैं इसको गाने के बाद जब वो इस दुनिया से गए तो बहुत से ज़ुबानों पे एक ऐसे अल्फाज भी थे जैसे वो जानते थे इस बात को, तभी उन्होंने इसको इस अंदाज में गाया कि लोग तो अश अश कर उठे, लेकिन उनके इस तरह दुनिया को छोड़ के जाने के बाद भी लोग हैरान हो गए, क्या गा गए, और साथ ही दुनिया को भी छोड़ गए। वो कहते हैं उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब की उम्र तकरीबन उस वक्त 9-10 साल थी। मुख्तलिफ मुल्कों में अपने वालिद साहब के साथ ये जाते थे। बचपन से ही जब इन्होंने बोलना शुरू किया, कोई 4-5 साल के ही थे, तो वालिद इनको अपने साथ बिठा लिया करते और इनको रियाज करवाया करते थे, प्रैक्टिस करवाया करते थे। जितने भी बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, इन्होंने ऐसे नाम नहीं बनाए, उनके पीछे बहुत बड़ी उनकी प्रैक्टिस है, बहुत बड़ा उनका रियाज है। तो इस उम्र से ही उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। सुबह दिन शाम जब जब टाइम मिलता, वो वालिद साहब उनको बैठ के प्रैक्टिस करवाया करते थे। और अगर बाहर वो जा रहे हैं तो उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब को अपने साथ लेके जाते। वो कहते हैं एक दफ़ा का वाक़या है, इंडियन पंजाब के शहर पटियाला में राजमहल के करीब शेरांवाला गेट में वाक़ एक हवेली है, क्योंकि ये रिहाइश इंडिया में जो हैं वो लोग जानते होंगे इस रिहाइश को। तो कहते हैं उस हवेली में मैं रिहाइश पजीर था। वालिद साहब यकीनन वहाँ पे अपने फ़न का मुज़ाहरा करने के लिए गए हुए थे, तो मैं भी उनके साथ उस ट्रिप में था, एक बच्चा ही था। लेकिन आज भी जब उन्होंने वो वाक़या सुनाया, उस वक्त जब उन्होंने सुनाया था, कहते हैं आज भी ये वाक़या मुझे ऐसा लगता है जैसे कल का वाक़या हो, जबकि उम्र उस वक्त 9-10 साल थी
और वाकया सुनाते हुए माशाल्लाह बहुत बड़ी उम्र थी उनकी। आधी रात का वक्त था और मैं रियाज कर रहा था। बहुत से लोग रियाज से शायद वाकिफ ना हो, तो प्रैक्टिस कर रहा था। सब लोग अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे और एक हाल नुमा बहुत बड़ा कमरा सा था, मैं उस पर मौजूद था और मैं राग मालकौंस, जिसको तानपुरा पे मैं सुर बखेर रहा था। राग मालकौंस। मैं अकेला था और तानपुरा पे उनकी उंगलियां सुरों को छेड़ रही थीं और वो प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी जब मैं बोलते हुए खामोश हो जाता हूं तो एक खामोशी का सा एहसास होता है। तो उस हाल नुमा बड़े से जगह पे जहां पे वो मौजूद थे, तो वहां पे एक 10 साल का बच्चा तानपुरे पे सुर बखेर रहा है और एक राग गा रहा है। कमरे में और कोई भी नहीं है, खामोशी, हल्की हल्की रोशनी है। वो बहुत बड़ा सा हाल नुमा जो रूम है जगमगा नहीं रहा, क्योंकि रात हो चुकी है और रात का ऐसा पहर हो चुका है जब रोशनियों को भी बुझा दिया जाता है और जहां पे कोई अगर मौजूद हो तो मध्यम सी रोशनी रखी जाती है, फुल उजाला नहीं रखा जाता ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। जहां बाहर खामोशी, बाहर जहां इंसान थे, बाहर जहां आबादी थी, वो भी अपने घरों में जा चुके थे, ज्यादातर सो चुके थे और कुछ थे जो सोने की तैयारी में थे और एक बच्चा राग छेड़ रहा था, राग मालकौंस। वो कहता है राग प्रैक्टिस करते करते ऐसे नींद सी आने लगी। मैंने अपनी आंखें ऐसे हल्की सी अंदाज में से झटका मारा और फिर आंखें खोल दी, लेकिन मेरा रियाज, मेरी प्रैक्टिस जारी थी कि फिर मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने सोचा आंखें बंद करके ही प्रैक्टिस करता हूं। तो कहते हैं मैंने आंखें बंद कर ली और मेरी उंगलियां तानपुरा पे थीं। तानपुरा पे वो गा नहीं रहे थे, अब वो बजा रहे थे। तानपुरा की जो तारें थीं, उसके जो सुर थे, वो बखेर रहे थे। आंखें बंद थीं तो वहीं पे उनके कानों में उसी राग को किसी ने गाया और इतना सुरीला गाया कि जो आंखें थकावट से बंद थीं, अब वो सुर को सुनने की वजह से एक जिस तरह मस्ती के से अंदाज में बंद होती हैं, हा, उस अंदाज में आंखें बंद हो गई। और उनके छोटे भाई फतेह अली वो राग गा रहे थे। वो समझ गए कि मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था तो छोटा भाई भी साथ आ गया और उसने मेरी उंगलियों को सुर बखेरते देख लिया, तो साथ ही उसने गाना शुरू कर दिया, उस राग को गाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आंखें तो मेरी बंद थीं, लेकिन मेरे कानों ने आज भाई को इतना सुरीला गाता हुआ सुना, वो इतना ज्यादा अच्छा गा रहा था, इतना सुर में गा रहा था कि आंखें बंद किए मुझे कहना पड़ गया, वाह 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 वाह, क्या बात है। और ये मैंने इस अंदाज में कहा जैसे मुझ पे जादू सा हो गया हो, जैसे मैं नशे में हूं, जैसे मैं मस्त सा हो गया हूं। कमाल वो जादू था, वो कमाल सुरीली आवाज थी, वो कमाल सुर में गाया जा रहा था और शायद फतेह अली ने इससे पहले इतना सुर में नहीं गाया था। मैं उसी अंदाज में, मस्त से अंदाज में आंखें बंद किए उस सुर को, उस राग को एंजॉय कर रहा था कि मुझे अंदाजा हुआ तानपुरा एक तो मेरे पास है, एक और तानपुरा लेके कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। अब तानपुरा बहुत ऊंची आवाज में बज रहा है और वही जिस सुर को सुन के मैं मस्त हो चला था, अब और ऊंचा गाया जा रहा है। तो उस अंदाज जिसमें मुझे लगा कि मैं जादू में हूं, मैं एक तिलिस्म में हूं, मैं एक
मुजस्सम सा बन गया हूँ, मैं एक मस्त सा हो गया हूँ। मुझे उसी लम्हे एक थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये आवाज़ तो सीढ़ियों से आ रही है, जैसे कोई तानपुरा लेके उतर रहा हो और साथ में गा रहा हो और ऊंची आवाज़ हो। तो एकदम मुझे ऐसा महसूस हुआ, अगर भाई होता तो मेरे पास यहीं बैठा होता, ये सीढ़ियों से कौन उतर आया है। तो उसी लम्हे मैंने आंखें खोल दी, और जब मैंने आंखें खोली तो सामने सीढ़ियों की तरफ देखा, वहां पे कोई भी नहीं था। लेकिन अब भी कमरे में था जो गा रहा था, तानपुरा पे सुर बखेर रहा था, और वही सुरीली आवाज जो मैंने सुनी थी अभी भी कमरे में मौजूद थी, सिवाय इसके कि मैं किसी को देख नहीं पा रहा था। एकदम से मैं घबरा गया और भागा उस कमरे की तरफ जहां पे वालिद साहब मौजूद थे। जाते ही उनको मैंने जगाया तो वालिद साहब हड़बड़ा कर उठ बैठे और पूछा क्या हुआ। तो मैंने उनको ये सारा माजरा सुनाया कि ये राग मालकौंस सुर बखेरते हुए मैंने किसी को गाते हुए सुना है, और बहुत ही सुर में गाते हुए सुना है, लेकिन वो कमरे में मौजूद नहीं है। वालिद साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेके उसी हाल में आ गए और मुझसे कहा, गाओ राग, मैं भी सुनूं वो आवाज़ कैसी है। और कहते हैं मैंने दोबारा से वो राग उसी अंदाज में सुर बखेरना शुरू किया, लेकिन दोबारा कोई भी आवाज़ नहीं आई। काफ़ी देर कोशिश करने के बावजूद जब कुछ नहीं आया तो वालिद साहब ने कहा, कभी भी ऐसा हो तो अपना गाना मत रोकना, गाते रहना। और कहते हैं उसके बाद उस आवाज़ को मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन उस 10 साल की उम्र में गुजरा हुआ वाक़या भी मुझे आज इसलिए याद है, वो राग तो मैं गा रहा था, लेकिन उस कमरे में जो मौजूद था, जो नज़र नहीं आ रहा था, सिवाय जिन्नात के वो कोई नहीं हो सकता, वो भी सुर में गा रहे थे। इसलिए बहुत सारे लोग उस्ताद अमानत अली ख़ान के बारे में कहते थे कि जिन्नात भी बैठ के उनके गानों को सुनते थे। वो इतने सुर में गाते थे, इतना सुरीला गाते थे, ऐसा कमाल गाते थे कि जिन्नात भी सामने बैठ के सुन रहे होते थे। बहुत सारे लोगों ने महसूस किया था, लेकिन उनकी अपनी आंखों ने भी कुछ देखा था, तो इसलिए उन्होंने खुद से ये वाला वाकया सुनाया। आज की जो स्टोरी, ये एक सच्चा वाकया है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सुनाया था। किस तरह अब आप सवाल भी आपके दिमाग में पैदा हो, क्या जिन्नात भी गाते हैं? बहुत सारे वो काम इस तरह करते हैं जिस तरह इंसान करते हैं। बहुत सारे जिस तरह हमें शौक़ होते हैं उनको भी इस तरह शौक़ होते हैं। सुर को हम जिस तरह लाइक करते हैं वो भी लाइक करते हैं, जिस तरह हम गुनगुनाते हैं उनमें से कुछ वो भी गुनगुनाते हैं, और वो भी कमाल का सुरीला गुनगुनाते हैं। तो उन पे बहुत सारे लोगों का कहना ये कि परियां आशिक थीं, जिन्नात आशिक थे उनकी गायकी की वजह से। तो जिन्नात के हवाले से मैंने आपको पहले भी कहा था कि डिटेल से अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी आपको बताऊंगा कि क्या खाते हैं, क्या ये भी गा सकते हैं, क्या ये भी कोई हुनर सीख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इस पे इंशाल्लाह मैं एक प्रोग्राम ऑफ कैमरा स्टोरी में ही आपको उसके ऊपर बताऊंगा। आज की जो कहानी मुझे भेजी है उनका नाम है जी, उन्होंने कहा मेरा नाम आप फ़र्ज़ी रख लें, और उनका शहर है जी मुल्तान। नाम है उनका फ़िदा हुसैन। ये उनकी फरमाइश पे नाम है, अब वो सच्चा है या क्या, उन्होंने कहा लफ्ज़ आपने फ़िदा हुसैन ही बोलना है। फ़िदा हुसैन कहते हैं मेरे वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो एक कहानी हमें एक दिन मूड में बैठे थे तो उन्होंने वो वाक़या सुनाया। मैं आपकी स्टोरी बहुत शौक़ से सुनता हूँ, तो मेरी ख्वाहिश थी आप मेरे उस वाक़ये को भी प्रोग्राम में शामिल करें। मेरे वालिद साहब एक दूर दराज के छोटे से शहर में एक हॉस्पिटल में काम करते थे। वो डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन वहाँ पे एक ड्यूटी सर अंजाम देते थे। मैंने उनसे पूछा क्या ड्यूटी देते थे। उन्होंने कहा सर आप ड्यूटी का लफ्ज़ ही इस्तेमाल कर लें। तो मैंने लफ्ज़ ड्यूटी ही उनके कहने पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहते अक्सर ऐसा होता था कि मुझे रात को अमूमन किसी एमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल में रुकना पड़ता था। वालिद का नाम मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने कहा फ़र्जी नाम सरफराज रख लें। तो उन्हीं की ख्वाहिश पे उनका नाम भी सरफराज रख रहा हूँ। रात को एक डॉक्टर और उनके साथ कोई हेल्प करने के लिए मौजूद होता। सरफराज साहब भी अक्सर एमरजेंसी की सूरत में उस अस्पताल में रुक जाते, वरना अपने घर को चले जाते। घर तो बीवी बच्चे तो बहुत दूर थे, लेकिन उस नौकरी के सिलसिले में उस दूर दराज से एक छोटा सा जो टाउन सा देहात सा था वहाँ पे मौजूद रहते। अस्पताल के साथ ही अमूमन साइडों पे क्वार्टर
बने होते थे। आज भी बने हुए हैं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन टूट फूट का शिकार है, आबाद नहीं है इंसान। और बहुत सारे शहरों में जो छोटे छोटे शहर हैं, आज भी इंसान वहाँ पे रह रहे हैं। तो कहते हैं वाले साहब सुबह जाते, काम करते और रात को वहाँ से वापस आ जाते। महीने में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए उनको जब छुट्टी मिलती तो वो घर आ जाते और फिर इसी तरह वापस वहीं पे चले जाते। वो कहते हैं एक सर्दियों की रात थी, तो डॉक्टर साहब ने सरफराज से कहा, आज एक इमरजेंसी है तो आपने घर नहीं जाना, कोई प्रॉब्लम ना हो तो रात को ही इधर रुक जाना, शायद हमें सुबह तक ऑफिस अस्पताल में रुकना पड़े। डॉक्टर साहब की तो ड्यूटी थी, लेकिन वो अकेले थे और उनको हेल्प के लिए एक बंदे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने सरफराज को रोक लिया। सरफराज ने हमेशा की तरह, जी ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज इधर ही हूँ। वो अपने कमरे में मौजूद रहा, जो भी उसका काम करने वाला था वो जब काम करके फारिग हो गया तो ईजी हो गया। वो कह रहा है मैं बैठा रहा इस इंतज़ार में कि जब डॉक्टर साहब आएंगे तो मुझे बुला लेंगे। तकरीबन रात के 11:15 का टाइम था कि डॉक्टर साहब की आवाज़ आई, आ जाओ। मैंने देखा एक इंसान की लाश जिसको अस्पताल में लाया गया है। उन्होंने कहा है कोशिश करें, एक सच्ची कहानी है, शायद लवाहिकीन को पता लग जाए तो इसको ज़्यादा मतलब उस फीमेल के बारे में ना बताएं। मैंने कहा ठीक है, जितना आप कहेंगे मैं उतना बताऊंगा। उन्होंने कहा जी एक फीमेल की लाश थी जिसको अस्पताल लाया गया था और अब उस कमरे में मौजूद थी जहाँ पे काट पीट के उसका पोस्टमार्टम किया जाना था। इस पे आपने एक मेरा राज शो भी देखा है, जो एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे हमने प्रोग्राम किया था, मुझे आवाज़ें सुनाई दी थी और उसके बाद फिर हमने क्लियर एक कफन में लिपटी लाश रिकॉर्ड हुई थी कैमरे में, जो उठ के बैठी थी और चली गई थी। मैं जब उस कमरे में पहुंचा तो तकरीबन एक 20, 22, 23 साल की एक लड़की थी जो उस टेबल पे मौजूद थी जहां पे उसका पोस्टमार्टम होना था। एक शदीद सर्दियां तो नहीं थी, लेकिन सर्दियां शुरू हो चुकी थी। ये एक सर्दियों की रात थी। डॉक्टर साहब ने मुझे जब कमरे से बुलाया और मैं उनके साथ चलता हुआ उस कमरे में दाखिल हुआ, तो पहली चीज़ जो उस कमरे में दाखिल होते ही मुझे एहसास सा हुआ कि वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। जैसे ही निगाह मेरी उस लड़की पे पड़ी जो इस वक्त एक मुर्दा जिस्म की हालत में थी, जिसकी रूह परवास कर गई थी, जो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे को देख के लगता था कि किसी बहुत अच्छे घर की थी और बहुत ही खूबसूरत थी। उसके कपड़े देख के लगता था कि खाते पीते घर की है। मैं डॉक्टर साहब के साथ वहां पे मौजूद रहा और जो जो कुछ डॉक्टर साहब मुझे कहते गए मैं करता गया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, तुम यहाँ पे रुको, मैं कुछ लेके आता हूँ। कुछ उनको सामान ज़रूरत था, कुछ चाहिए था, साथ ही कोई 3-4 कमरे छोड़ के आगे एक जगह थी, वहाँ से उन्होंने लेके आना था। अस्पताल था पूरा, मुझे भी भेज सकते थे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कहा तुम यहाँ पे रुको, शायद तुम्हें ना मिले, मैं खुद लेके आता हूँ। डॉक्टर साहब ये कह के उस कमरे से चले गए। वो भी एक बड़े डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन हम उनको डॉक्टर साहब कहते थे। रात के टाइम पे वही होते थे। जब डॉक्टर उस कमरे से निकल गए तो दरवाज़ा जो उन्होंने खोला, उस दौर के जो दरवाजे होते थे जो खुद ब खुद बाद में टज करके आपस में बंद होते थे, लकड़ी का वो जो दरवाज़ा था जिसकी जाली भी लगी हुई थी, डॉक्टर साहब ने खोला और रात की खामोशी में वो दरवाज़ा भी एक अजीब सा भयानक सा दरवाज़ा महसूस होता है। उसकी आवाज़ भी बड़ी खौफनाक हो जाती है, चा डिज। और ऐसे ही वो डॉक्टर साहब ने उसको खोला, उसकी एक आवाज़ पैदा हुई और जब वो गुजर गया, डज करके बंद हो गया, तो उस कमरे में एक खामोशी, सन्नाटा और उसके ऊपर एक लाइट थी जो जल रही थी।
उस लाइट की रोशनी में सामने टेबल के ऊपर मौजूद वो खूबसूरत सी लड़की थी जो बिल्कुल खामोश थी, और उसकी एक साइड पे मैं खड़ा हुआ था। कई दफ़ा ऐसा हुआ था कि जब इस तरह की लाशें लाई जाती थीं तो मैं डॉक्टर साहब की हेल्प कराता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, मेरे जिस्म ने एक झुरझुरी सी ली, मेरे जिस्म ने एक हल्का सा ऐसे कपकपाया, ऐसे एक वेव सी आई, ऐसे जैसे दिमाग से शुरू हुई और ऐसे कपकपाहट पाँव तक गई और फिर पाँव से वापस ऐसे दिमाग से गई। क्योंकि आज डॉक्टर साहब का दरवाज़ा खोल के बाहर जाना भी मुझे अजीब सा लगा था, खौफनाक सा लगा था। अमूमन ऐसा होता था, लेकिन आज कुछ अजीब सा था। मैंने दोबारा से उस लड़की की तरफ देखा तो लड़की जिसका सर बिल्कुल सीधा था, वो बिल्कुल ऐसे सीधी ऊपर की तरफ सीधी ऐसे लेटी थी, उसका गर्दन ऊपर की तरफ थी। उसने अपनी गर्दन आहिस्ता 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 मेरी तरफ घुमाना शुरू कर दी। इतनी आहिस्ता से वो गर्दन घूम रही थी कि ऐसा लगता था कि वहम है, गर्दन घूम नहीं रही, लेकिन वो गर्दन वाकई घूम रही थी। मुझे आंखों को कई दफ़ा झपकाना पड़ा, कहीं मैं नींद में तो नहीं हूं, कहीं मैं थकावट की वजह से ऐसा महसूस कर रहा हूं, असल में हो ना। लेकिन वो जो गर्दन बिल्कुल सीधी थी अब आहिस्ता आहिस्ता वाकई मेरी तरफ टर्न ले रही थी, मेरी तरफ मुड़ रही थी। यहां तक कि वो गर्दन जो बिल्कुल सीधी थी, मुड़ती मुड़ती इतनी मुड़ गई कि अब वो गर्दन साइड पे बिल्कुल हो गई थी। टोटल साइड पे तो नहीं हुई थी, यानी कि 90 के एंगल पे तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी ऐसे हिल गई थी। और उस वक्त मेरी चीख निकल गई जिस वक्त उस लड़की ने अपनी बंद आंखें खोल दी। एक ऐसा कमरा जिसमें लाश है, खूबसूरत लड़की की लाश, और आप अकेले हैं, और गर्दन घूमते घूमते आपकी तरफ घूम जाए और उसके बाद उसकी एकदम से आंखें खुल जाए तो इंसान की क्या कैफियत होगी। कहते हैं मेरी यही कैफियत थी कि मेरे मुंह से चीख निकली और उसके बाद चीखें मारता हुआ मैं उसी तरह दौड़ा। दरवाज़ा तेज़ी के साथ मैंने खोला और भागता हुआ उसी सिमत गया जहां पे डॉक्टर साहब थे। वो चीख डॉक्टर साहब ने भी सुन ली थी और वो भी थोड़े से परेशान हो गए थे। वो भी जल्दी से कमरे से बाहर निकले और मुझे इस तरह भागता हुआ देख के उन्होंने कहा क्या हुआ क्या हुआ। और जैसे ही मैंने सामने डॉक्टर साहब को देखा तो मेरी जान में जान आई और मैं रुक गया। डॉक्टर साहब ने कहा क्या हुआ है। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी और मैं उस तरफ इस तरह इशारा कर रहा था उंगली से कि यूं। डॉक्टर साहब कह रहे क्या हुआ है, और मैं इस तरह इशारा करता कि डॉक्टर साहब ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे लेके उसी कमरे की तरफ गए। और जब मैं दरवाजे के करीब पहुंचा तो मैंने फिर से इशारा किया कि इधर। उस वक्त दरवाजे के करीब पहुंच के मेरी आवाज़ निकली, वो लड़की। डॉक्टर साहब ने कहा क्या हुआ उस लड़की को। वो भी थोड़े से अजीब से हो गए थे। और वो जब अंदर दाखिल हुए तो जिस अंदाज में मैंने उस गर्दन को घूमते हुए देखा था, वो गर्दन अब भी घूमी हुई थी और उसकी आंखें खुली हुई थी। वो वाकई मेरा वहम नहीं था, क्योंकि अंदर दाखिल होते ही डॉक्टर साहब ने उस घूमी हुई गर्दन को भी देख लिया था और खुली आंखों को भी देख लिया था। जिस तरह मैं डर गया था, मेरी चीखें निकली थी, इस तरह डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं डरे, बल्कि चलते हुए उस लड़की के पास गए और मेरी तरफ देख के हल्के से मुस्कुराए और मुझे कहा इधर आओ, क्या हो गया है, अब तो तुम्हें आदत सी हो जानी चाहिए, तुम किस बात से घबराए हो। मुझे ऐसे लगा डॉक्टर साहब जैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लड़की ने गर्दन घुमा के आंखें खोल रही हैं और वो कह रहे हैं किस चीज़ से डर रहे हो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इसने गर्दन घुमाई थी मेरी तरफ और आंखें खोली हैं। डॉक्टर साहब ने कहा अक्सर जब इंसान मरता है तो उसका जिस्म अकड़ सा जाता है, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है, कभी टांग कभी बाजू कभी सर इस तरह मूव कर जाता है, आंखें खुल जाती हैं। ये आम सी बात है, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारी
कैफियत के ऊपर होता है इंसान, जब इस वक्त उसकी मौत वाक़ई होती है तो इस तरह की कैफियत होती है कि वो जिस्म वहाँ पे अकड़ सा जाता है, रुक सा जाता है, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह बाजू बहुत सारे लेटे लेटे बाजू ऐसे ऊपर हो जाता है, गर्दन हिल गई, ऐसे बहुत सारा इस तरह अचानक हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा है या उसने जान के ऐसा किया है, ये अकड़े होने की वजह से ऐसे होता है। डॉक्टर साहब ने उसको इस तरह समझाया और कुछ इस तरह की बातें की जैसे वो उसको कह रहे हो अच्छा डर गए, उसका मजाक उड़ाना शुरू हो गया, हंसना शुरू हो गए। तो सरफराज कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बेइज्जती हो रही है। तो मैंने कहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं था, अब मेरा खौफ ख़त्म हो गया। तो मैंने इस तरह का बिहेव किया कि वाकई मैं डर तो गया था लेकिन अब मैं नहीं डर रहा, अब मैं नॉर्मल हूँ। तो डॉक्टर साहब वहाँ पर रुके रहे। तो जब मेरे से इस तरह की बातें भी करते रहे और मैंने भी इस तरह शो करवा दिया कि नहीं अब मैं नॉर्मल हो चुका हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा तो अब मैं जाऊँ या तुम जाओगे वहाँ से लेके आओ? तो मैंने खुद से कहा नहीं डॉक्टर साहब अब आप जाइए, मैं हौसले में हूँ, मैं ज़रा डर गया था, मुझे इस बात का पता नहीं था, क्योंकि इस तरह की कभी पहले शायद मेरे सामने इस तरह हुआ नहीं था। मैं एक डॉक्टर तो नहीं था, मैं हेल्प करा देता था, मेरी जॉब तो और थी। तो जब कोई ड्यूटी पे नहीं होता था डॉक्टर साहब मुझे हेल्प के लिए बुला लेते थे। तो आज भी उन्होंने मुझे हेल्प के लिए रोक लिया था क्योंकि आज कोई और जॉब पे था नहीं और लेट नाइट काम करना था, तो इसलिए मैं ही रुक गया। सब बीवी बच्चों वाले थे, चले जाते थे, मैं अकेला होता था, क्वार्टर में जाके सोता था, तो डॉक्टर साहब मुझे रोक लेते थे। लेकिन मेरे सामने एक पहला तजर्बा था किसी मुर्दा लाश का इस तरह गर्दन घुमाना और आंख खोलना, तो मैं इसलिए डर गया था। डॉक्टर साहब ने जब मुझे कायल कर दिया तो उन्होंने कहा जाऊँ मैं अब? मैंने कहा हाँ जी आप जाएँ, कोई परेशानी नहीं, मैं यहाँ पे ईजी हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा बैठ जाओ तुम सामने। वहाँ पे सामने एक चेयर पड़ी थी, मैं उस चेयर पे जाके बैठ गया। डॉक्टर साहब ने मुझे बैठते हुए जब देखा, कहा रिलैक्स। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब रिलैक्स। तो डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए, उसी तरह दरवाज़ा खोला और चले गए। अब मेरे अंदर एक हिम्मत सी आ गई थी। अब मुझे ऐसा लगा कि वाकई मैं बहुत डर गया था, शायद अचानक था या मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं बहुत खौफजदा हो गया था, मुझे अब नहीं डरना चाहिए। मैं उस कुर्सी पे बैठा हुआ था, अब भी वही लड़की उसी अंदाज में मेरे सामने लेटी थी जो मुर्दा थी, जिसकी गर्दन मेरी तरफ घूमी हुई थी और उसकी आंखें खुली हुई थी। वो आंखें जो पहले बंद थी, वो गर्दन जो सीधी थी अब मेरी तरफ थी, आंखें भी और गर्दन भी। मैं उससे नजरें चुराता, कभी इधर देखता कभी इधर देखता, फिर थोड़ी देर के बाद लड़की की तरफ देखता कि फिर कोई हरकत तो नहीं हुई। लेकिन एक दिल को तसल्ली थी कि अब हरकत नहीं होगी। डॉक्टर साहब मुझे बता गए थे कि ऐसे अमूमन इस तरह होता है, घबराने की बात नहीं है, और ऐसा ही था। अब गर्दन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसी तरह कमरे में खामोशी थी, उसी तरह रात का अंधेरा और वो लाइट जो उस कमरे में मौजूद थी। मैं खिड़की से बाहर देखता तो बाहर अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ खामोशी थी। और डॉक्टर साहब 3-4 कमरे छोड़ के जो चीज़ लेने गए थे, जो काम करने गए थे, पहले तो मेरी वजह से वापस आ गए थे, अब वहीं पे मौजूद थे। डॉक्टर साहब का इंतज़ार करते करते के एकदम से अचानक से मुझे महसूस हुआ कि कमरे में मैं अकेला नहीं हूं, वो सामने लड़की नहीं, कोई और भी है। उसी लम्हे मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो किसी भी एक इंसान के लिए ऐसा मंजर था कि वो बेहोश हो जाता। लेकिन मैं शायद अपनी ताकत, अपनी कुव्वत जमा कर चुका था, तो उस मंजर को देख के मैं बेहोश तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा पूरा जिस्म कपकपाना शुरू हो गया। मैंने खिड़की से बाहर जो देख रहा था, खिड़की से वापस मुड़ के जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा, वो लड़की अभी भी उसी तरह मौजूद थी, उसकी आंखें खुली हुई थी, उसकी गर्दन मेरी तरफ घूमी हुई थी, लेकिन उस टेबल के परली साइड पे वही लड़की खड़ी हुई थी। उसका जिस्म इस तरह था कि उसके जिस्म के अंदर से आर पार भी मैं देख पा रहा था। यानी उसी कद्दो काट की वही लड़की बिल्कुल सामने खड़ी थी मेरे, और जिस्म इस तरह का था कि मुझे उसके जिस्म के अंदर से भी सामने वाली सारी चीजें नजर आ रही थी, लेकिन वो भी क्लियर वहीं पे खड़ी हुई नजर आ रही थी। वो बुत नहीं थी, वो हिल रही थी। उसके खड़े होने का अंदाज बता रहा था वही लड़की है, वही कपड़े हैं, वही सब कुछ है। अब खड़ी हुई लड़की की गर्दन बिल्कुल सीधी थी और वो अपनी आंखें झपक रही थी। ये इतना भयानक मेरे लिए मंजर था कि मैं कांपना शुरू हो गया और मुझे समझ ना आई मैं क्या करूं। कि मुझे
इतना तक याद ना रहा कि मैं कुरानी आयात पढ़ना शुरू कर दूं। मैं इतना खौफजदा, इतना डर गया कि वो लड़की जिसकी गर्दन से मैं इतना चीख मार गया था, वो हिम्मत जमा करके बैठा था, तो अब सामने वो लड़की जो खड़ी थी, मेरी आंखों के सामने वो आंखें भी झपक रही थी। कुछ लम्हे, कुछ सेकंड वो कहता है वहां पे खड़ी रही, उसके बाद मुड़ी है और मुड़ती हुई बगैर दरवाज़ा खोले बगैर वो वहीं से बाहर चली गई है, दरवाजे के आर पार गुजर सी गई है। वो कहते हैं मेरी इतनी बुरी हालत हो गई, उसको मैंने अपनी आंखों से दरवाजे से इस तरह आर पार गुजरते देखा, लेकिन उसी लम्हे मेरे इस शोल्डर पे किसने हाथ रखा, और जैसे ही वो हाथ मेरे शोल्डर पे रखा तो वो इतना ठंडा हाथ था जैसे बर्फ का बना हो, और जैसे ही मेरे कंधे पे किसी ने ऐसे हाथ सा रखा, मुझे उस वक्त तो ऐसे महसूस हुआ कुछ मेरे कंधे पे रखा गया है, हाथ तो नहीं कह सकते, उस वक्त तो तक मैंने देखा नहीं था, लेकिन एक ठंडक का सा एहसास हुआ मेरे कंधे के ऊपर कि शदीद कोई ठंडी चीज़ रखी है। और जैसे ही मैंने फौरी मुड़ के देखा, क्योंकि डरा हुआ था, सहमा हुआ था, फौरी इस तरह तो गर्दन नहीं घुमा सकता था, कांपते हुए अंदाज में यूं देखा तो वो हाथ था, इंसानी हाथ, एक लड़की का हाथ। उंगलियों की शेप बताती थी कि किसी लड़की का हाथ है, जिस तरह उसके आगे से नाखून थे वो लड़की के थे, इतनी शेप उंगलियों की लड़की की थी, लेकिन वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उस हाथ को देखने के बाद यकीनन कोई था जो पीछे था, जिसका हाथ मेरे कंधे पे था, तो मैंने और गर्दन को घुमाया और उसकी तरफ देखा, क्योंकि मैं बैठा हुआ था और जो था वो पीछे खड़ा था। और जैसे ही मुड़ के मैंने उसको देखा, इस तरह मैंने उसके ऊपर निगाह की, तो वो जो दरवाजे से गुजर के बाहर चली गई थी मेरी आंखों के सामने, जिसको मैंने देखा था कि दरवाज़ा भी नहीं खोला उसने और दरवाजे के आर पार वो चली गई थी, आर पार जाते ही अब उसने मेरे पीछे खड़े होकर मेरे कंधे पे हाथ रखा था, बर्फ की तरह हाथ। और जब मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा तो वही लड़की जिसको अभी मैंने सामने खड़े हुए देखा था, जो असल में मुर्दा लाश बन के उस टेबल पे पड़ी थी, मेरे पीछे खड़ी थी। वो कहता है जैसे ही उस लड़की को मैंने देखा तो उसके बाद मुझे याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि जिस वक्त मेरी आंख खुली तो मैं नीचे ज़मीन पे था, डॉक्टर साहब मेरे ऊपर पानी के छींटे मार रहे थे, मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। और जब मैं होश में आ गया तो उन्होंने मुझे हेल्प की, उठाया, साइड पे लिटाया। मैं काफ़ी भारी भरकम था, शायद वो इस तरह मुझे ना उठा पाए। और जब मैं बेहतर सी हालत में हुआ कि होशो हवास मेरे कायम हो गए, मैं बोलने के काबिल हुआ, तो डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा क्या हुआ था, तो बेहोश क्यों हो गए। तो मैंने डॉक्टर साहब को वो सारा वाकया सुनाया कि किस तरह सामने वो इस तरह लड़की खड़ी थी, यही लड़की जो लेटी है, और उसके बाद वो बाहर चली गई। उसके बाद उसने पीछे आके मेरे कंधे पे हाथ रखा, बर्फ़ की तरह उसका हाथ था। और जब मैंने ऊपर की तरफ मुड़ के देखा, ऐसे पीछे की तरफ, तो वही लड़की थी जो सामने उस टेबल पे मुर्दा लाश बनी हुई थी। डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा तुम्हारा वहम तो नहीं है? मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा डर गए हो, क्योंकि पहली दफा जब उसने गर्दन घुमाई और आंखें खुली तो तुम्हें उस वक्त से ही बहुत खौफ आ गया था। मैंने तुम्हें नॉर्मल करने के लिए मजाक की, इस तरह की बातें की कि तुम जरा हिम्मत में हो, तुमने हिम्मत तो पकड़ ली, लेकिन अंदर से तुम डरे हुए थे, इसलिए तुम बैठ तो गए, लेकिन तुम अंदर से इतना खौफजदा थे कि तुमने खुद से फिर इस तरह देख लिया, असल में था कुछ नहीं। तो मैंने उसे कहा नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल क्लियर मैंने उस लड़की को वहां पे खड़े हुए देखा है, और उसके बाद उसको वहां पे जाते हुए भी देखा है। जिस वक्त उसने मेरे यहां पे हाथ रखे, डॉक्टर साहब मुझे उसका बर्फ जैसा हाथ भी याद है। वो मेरा वहम इसलिए नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, मैं चौंका किस बात पे कि यहां पे मुझे ठंडक का एहसास हुआ, जैसे बर्फ सी आ गई है मेरे इस शोल्डर पे। वहम उस वक्त होता जब मैं खुद से मुड़ के देखता या डर जाता, मेरे शोल्डर पे बर्फ का एहसास था और वो हाथ था।
और एक ऐसा पॉइंट मैंने वहाँ पे डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब ने भी उसी लम्हे मुझे गौर से देखा और उठ के चले गए उस लेटी हुई लड़की के पास। और वही बात जो मैंने उसकी उंगली पे एक निशान सा देखा था, और मैंने कहा जो मैंने इस तरह हाथ देखा है तो इस जगह पे उसका एक निशान भी था। और ये बात जो मैंने डॉक्टर को बताई कि वो जो एक बर्फ जैसा हाथ था और इसकी हाथ मैंने देखा, उंगली पे मेरी इस तरह निगाह पड़ी तो इसकी ये वाली जो उंगली है, ये वाली जो उंगली है, इस तरह उस पर नाखून के पीछे ऐसे निशान सा था, ब्लैक सा हुआ था। यानी कि चोट लगने से जिस तरह कोई ब्लैक सी चीज़ नहीं हो जाती, ब्लैक हो जाती, चोट लगने से ऐसा ब्लैक सा था। तो डॉक्टर साहब उसी वक्त उस लड़की के पास गए, उसका हाथ उठाया और जब ये वाली उंगली देखी तो वाकई वहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा एक ब्लैक सा निशान था, जो डॉक्टर साहब ने भी नहीं देखा था उस वक्त, मैंने भी नहीं देखा था। उसके हाथ इस पोजीशन पे थे कि मैंने नहीं देखा था। तो डॉक्टर को भी लगा कि मैं वहम का शिकार नहीं हूँ, मेरे दिमाग ने क्रिएट नहीं किया, बाकी सच में मुझे कुछ नज़र आया है। और वाकई उसकी उंगली पे ये निशान था। तो मुझे डॉक्टर साहब के मुझे कहना पड़ा, इस निशान को देख के लगता है तुमने उसको देखा हो। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा क्या वो उसकी रूह थी? तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, रूह तो आलम में बरज़ख में चली जाती है। तो डॉक्टर साहब फिर ये क्या था? तो डॉक्टर साहब ने कहा हो सकता है वो उसका हमजाद हो, हम मुसलमान हैं, हमारा इस चीज़ पर यकीन कामिल है, जो नज़र आता है वो रूह नहीं, वो हमजाद होती है, हो सकता है वो उसका हमजाद हो। उस वक्त डॉक्टर साहब भी थोड़े से परेशान हो गए, लेकिन वो डॉक्टर थे, उनका मुसलसल ये काम था, वो इस बात से इतना घबराए तो नहीं, परेशान इस बात पे हो गए कि मेरे दिमाग पे इसका असर ना हो जाए। तो उसके बाद उन्होंने जो काम किया वो मेरे साथ रुके रहे, और उसके बाद जब बाहर निकले मुझे साथ लेके गए, चाय शाय पिले, हम गपशप मारते रहे। जब सुबह हो गई तो उसके बाद मुझे उन्होंने कहा अब तुम चले जाओ, अब तुम ईजी हो, अब तुम्हें डर नहीं लगेगा क्योंकि रोशनी फैल गई है, शाम को इस पर बात करेंगे। और मैं इस तरह हुआ, अपने फ्लैट पे गया और जाके वहाँ पे सो गया और उठा। और जब डॉक्टर साहब के पास पहुँचा, मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मुझे पैगाम मिला कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं आ जाओ। और जब डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ इस तरह की बातें कही कि ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ जो आपने देखा है, मैं परेशान हुआ था तो तुम्हारी वजह से हुआ था, हम डॉक्टरों को इस तरह बहुत कुछ ऐसा नज़र आता है, लेकिन हम कभी भी डरते नहीं हैं, खौफज़दा नहीं होते, क्योंकि हमारा यकीन कामिल है मरने के बाद रूह आलम में बरज़ख में चली जाती है। हमजाद अक्सर ऐसा होता है कि भटकता हुआ नज़र आता है, और सिर्फ जो तुमने आज देखा यहाँ पे नहीं, मुख्तलिफ मुल्कों में लोगों ने इस तरह जिसको दफना के आ जाते हैं उसका हमजाद वापस घरों में भी आता है, बैठा हुआ, लेटा हुआ, चलता हुआ नज़र आता है, उसका हमजाद होता है। कभी भी इस तरह नज़र आ जाए तो बजाय खौफज़दा होने के, घबराने के, तुम ये पढ़ लिया करो। वो मुझे बैठ के मुसलसल इस तरह समझाते रहे, और मैंने भी उनसे कहा डॉक्टर साहब इंशाल्लाह कभी दोबारा इस तरह ज़िंदगी में हुआ तो फिर मैं ये पढ़ लूँगा। लेकिन उसके बाद कभी भी मुझे खुद भी डॉक्टर साहब ने नहीं बुलाया, शायद वो इस बात से वाकिफ़ हो गए थे कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, इतना बाहिम्मत नहीं हूँ कि इसको अफोर्ड कर सकूँ, इसलिए कभी फिर रात को रुकना होता था वो मुझे नहीं कहते थे। और मैंने भी दोबारा ज़िंदगी में कोशिश की कि इस तरह के काम में उनकी हेल्प ना ही करूँ, और हर मामले में मैं उनकी हेल्प कर देता था, इस मामले में मैं उनकी हेल्प नहीं करता था। लेकिन जब भी मैं इस वाक़ये को याद करता था तो वो सामने खड़ी हुई लड़की मेरे सामने आ जाती थी, और उसका वो बर्फ़ जैसा ठंडा हाथ, जिसके नाखून के नीचे वो काला निशान, मैंने यूँ देखते ही पहचान लिया था कि ये काला निशान है इसके, और डॉक्टर साहब ने भी देख लिया था, मुझे आज तक नहीं भूला। जब तक वो ज़िंदा रहे, जब कभी भी बात होती तो सरफराज इस वाक़ये का याद करते और कहते मेरी ज़िंदगी का ये अनोखा वाक़या था जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सका। तो ये उन्होंने मुझे कहानी सेंड की, और उन्होंने कहा कि आप इस कहानी को वो अपनी ज़िंदगी में, एक बात हमेशा मैं आपको एक बताऊं, कुछ लोगों के साथ बड़े बड़े वाक़यात होते हैं और वो भूल भी जाते हैं। मेरे साथ होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं, मैं भूल भी जाता हूं। कुछ लोगों के साथ इस तरह का एक वाक़या होता है और वो सारी ज़िंदगी उनके दिमाग में गर्दिश करता रहता है। जब कभी भी वो फ्री होते हैं, रिलैक्स होते हैं, खामोश बैठे होते हैं, अकेले बैठे होते हैं, तो वो वाला वाक़या उनके दिमाग पे सवार हो जाता है। तो उनके साथ भी जब तक वो ज़िंदा रहे, ये वाला वाक़या उनके दिमाग में सवार रहा। डरे नहीं, वो खौफज़दा नहीं हुए, या कोमा किसी ऐसी कंडीशन में नहीं गए कि डर गए, सहम गए, वो याद रहा मुसलसल उनको। और बहुत सारे लोग मुझसे, मैं भी मिला हूँ ऐसे लोगों से जिन्होंने मुझे इस तरह के वाक़ये सुनाए हैं, और वाक़या सुनाते ही वो फीलिंग, वो कंडीशन उनके चेहरे पे आ जाती है, और वो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे कल का वाक़या हो, क्योंकि इस वाक़ये को कभी हम भूल नहीं सके।
तो उनको भी हमेशा ऐसा लगता था जैसे ये कल का वाक़या हो। तो ये थी आज की कहानी जो उन्होंने भेजी, जो मैंने आपको सुनाई। आप भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानियों को भी मैं इस ऑफ कैमरा स्टोरी में शामिल करूँगा। तो जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे मेरे व्हाट्सअप नंबर के लिए, +923136655500। मैं रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। और पाकिस्तान में है जो वो डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 031366555500। आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें तो एक लंबा सा मैसेज रिकॉर्ड कीजिए और उस मैसेज को जैसे सेंड करें तो नीचे लफ्ज़ स्टोरी लाजमी लिख दें। और अगर आप उर्दू में या इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं या रोमन इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं, रोमन उर्दू में, तो आप कहानी को लिखने के बाद लास्ट में लफ्ज़ स्टोरी लाजमी लिखिएगा। और जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होती उस वॉइस मैसेज को आपने डिलीट नहीं करना। सो आज मैं वापस तो आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ भी हूँ, रेस्ट मैं नहीं कर सका, मुसलसल ट्रैवलिंग की, अभी भी बहुत थका हूँ और बहुत शदीद थका हूँ, सोना चाह रहा हूँ। लेकिन राज है, उसको एडिट करना है क्योंकि आप लोगों को इस हफ्ते राज भी दिखाना है। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इस वक्त भी नींद से मेरी बुरी हालत है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत खास हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।